हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो तो भैया मैं आपके लिए एक पेपर लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। ठीक है, आप इस कोड को याद कर लीजिए। ये देखिए कोड, आप देख लीजिए 801 HN कोड। भाई ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। अब देखिए ये पेपर इसलिए वायरल है क्योंकि ये पेपर आप लोगों का यूपीएमएसपी साइट से दिया गया पेपर है। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे पेपर जो कि यूपीएमएसपी द्वारा दिए जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, उन सभी पेपर को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और सभी का क्वेश्चन सभी के आंसर के साथ बताऊंगा। तो देखिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 801 HN कोड का पेपर लेकर के आया हूं जो कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 101% भैया 101% ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और सभी लोगों को अगर बोर्ड एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट में 70 में कम से कम 65 मार्क्स लाने हैं तो आप सभी लोगों को ये पेपर बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छे से तैयार करना है और साथ में इन पेपर्स की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए पेपर की बात करते हैं। तो देखिए पेपर को करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इन 3 घंटे 15 मिनट में आपको 3 घंटे पेपर को करना है और 15 मिनट आपको पेपर को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत के 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मानचित्र वाला यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो कौन कौन से प्रश्न मानचित्र से पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब कि सब कुछ आपको 15 मिनट के अंदर पूरी जानकारी आपको पेपर की कर लेनी है। इसके बाद में बचे हुए 3 घंटे में आपको पूरा पेपर उसके अंदर ही करना है। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पेपर में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमको करनी है और जो हमको नहीं करनी है। तो नोट में दे दिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, आप जब पेपर करेंगे तो आपको एग्जामिनर पेपर नहीं करने देगा जब तक कि 15 मिनट नहीं खत्म होंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर निर्देश में कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है जिसमें से पहला खंड आ है और दूसरा खंड बा है। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि खंड आ में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको भैया आप सभी लोगों को इस OMR सीट पे करना होता है। देखिए OMR सीट भी आपके लिए लेकर के आए हैं और जिससे कि आपको अच्छे से पता चल सके कि किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों को OMR सीट में लिखा जाता है, यानी रंगा जाता है, यानी जो डार्क सर्कल किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। तो 20 नंबर के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जिन्हें आप सभी लोगों को OMR सीट में डार्क करना होता है ब्लू या नीले पेन से, यानी नीले या काली पेन से, कोई भी पेन हो उसे कर सकते हो। खंड बा में देखिए 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं, तो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और दिए गए जो मानचित्र होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अंत में मानचित्र भी इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए लाया क्या हूं, पेपर के साथ ही होता है। ठीक है, लास्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं मानचित्र के, 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो वही दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में 2 प्रश्न संख्या 9A और 9B दी गई हैं जो कि मानचित्र से संबंधित हैं। फिर 7वां नंबर पर कह रहा पॉइंट कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र में सबसे पहले जो प्रश्न आपको आता हो उस प्रश्न को सबसे पहले करें, जो ना आता हो उसकी जगह छोड़ दें और समय बचने पर यानी समय मिलने पर बाद में कर लें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जाननी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी थी, जैसे कि आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग लिख करके फिर इरेजर से करने लगते हैं, सोचते हैं कि वो कट जाएगा और गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इरेजर वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को बताएंगे। और जिन लोगों ने पेपर को अच्छे से देख लिया तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग कोड याद कर लीजिए, कोड याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खंड आ के
खंड आ की बात करते हैं। खंड आ में क्या पूछा गया, तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। क्या पूछे गए? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इसको हम आप सभी लोगों के सामने OMR शीट में डार्क करेंगे। ठीक है, देखिए OMR शीट को ज़रा दिखा देते हैं। ठीक है, OMR शीट को आपको दिखा देते हैं, क्योंकि OMR शीट में आप सभी लोगों को क्या क्या भरना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको जन्म तिथि भरनी होती है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है जो आपके आधार कार्ड में दी होती है, विषय कौन सा है वो भरना होता है, परीक्षार्थी का नेम भरना होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, जो भी आपका अनुक्रमांक है, ठीक है, वो आपको यहाँ फिल करना होता है, 9 अंक का अनुक्रमांक। ठीक है, विषय कोड फिल करना होता है, परीक्षा कौन सी है वो फिल करना होता है, क्लास कौन सा है, पंजीकरण संख्या कौन सी होती है, बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। एंड द लास्ट में जो प्रश्न दे रखा होता है यहाँ पर आपको गोला करना होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नीले पेन से हम गोला करेंगे और सबसे पहला प्रश्न को मैं आपको दिखाता हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोगों का फ्रांस से हुआ। कहाँ से? फ्रांस। तो फ्रांस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है? पहले का पहला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसलिए इसको हम गोला इस तरीके से कुछ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से गोला कर देंगे, यानी पहला सही, तो इस तरीके से गोला सही कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है पेपर का कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कावूर, बिस्मार्क, मैथ्सिनी और मैटरनिक। ठीक है, तो सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर 4 में जो आदमी है मैटरनिक, इसने क्या दिया था, नारा दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा वाला। ठीक है, यानी कि सेकंड का 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको हम लोग गोला कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से गोला कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि कर्तन दहन कृषि, जिसको हम लोग झूम कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो कर्तन दहन कृषि है जिसको हम झूम कृषि बोलते हैं, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स ये किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है कि राजस्थान में पाई जाती है कि उत्तराखंड में पाई जाती है कि मिजोरम में पाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपकी कर्तन दहन कृषि जिसको हम लोग झूम कृषि भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी पाई जाती है मिजोरम में। कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। फिर से बता देता हूँ, जो कर्तन दहन की कृषि होती है ये मिजोरम में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर डी है इसका इस सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, ठीक है, तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में की जाती है कि हरियाणा में की जाती है कि उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में कि यूके में यानी उत्तराखंड में? तो कहाँ पर की जाती है सीढ़ीदार फसल? तो देखिए जो आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यूके साइड के, एमपी साइड के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड यानी यूके। उत्तराखंड में थोड़ी पहाड़ी इलाका होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है? सीढ़ीदार फसल की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर OMR शीट में इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम या यूपी जो भी हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, अर्धवार्षिक हो, बोर्ड हो, सभी में आपको OMR दिया जाएगा और OMR में ही आपको गोला करना होगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको OMR में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के पंच को सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच। इसको टिक लगा लीजिए। मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 5 का पहला यानी कि ए ऑप्शन आप सभी लोगों का राइट होगा। तो इसको क्या कर लेंगे? इस तरीके से गोला कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन दे रखा है 1980 यानी 1980 में, 1990 में कि 1992 में कि 2004 में। तो भारत में जो पंचायती राज थी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भारत में जो पंचायती राज थी इसकी जो स्थापना हुई थी
ठीक है। भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी मेरे भाई, वो भाई हुई थी 1992 में, यानी 1992 में हुई थी। यानी जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो 1992 ईस्वी में हुई थी। यानी 6 का ऑप्शन नंबर 3 यानी सी नंबर सही होगा। ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न बहुत आसान है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है सुनिश्चित किया गया था, तो स्थानीय निकायों में, कि लोकसभा में, कि प्रांतीय विधायिका में, कि राज्यसभा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के माध्यम से महिलाओं को बराबर हिस्सा दिया जाना था, संविधान में ये लिखा भी हुआ है। तो इस प्रकार से स्थानीय निकायों में इसका ये राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा। ठीक है, बराबर का हिस्सा, तो स्थानीय निकाय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर सही होगा। इसको टिक लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक, गोला कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप सभी लोगों के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से, 8 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक जो आप लोगों का होता है, ठीक है, HDI है ना, इस तरीके से होता है HDI। ठीक है, तो आप सभी लोगों का जो मानव विकास सूचकांक HDI होता है, इसके हिसाब से आज के देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। यानी कि किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, कि बांग्लादेश की, ठीक है, पाकिस्तान की। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन श्रीलंका हो जाएगा। यानी आज के हिसाब से HDMI की हिसाब से, तो आज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, तो श्रीलंका की इन सभी देशों से बेहतर स्थिति है, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है पेपर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक या फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है। रोजगार की शर्तें, कि खनन, कि औद्योगिक क्षेत्र, कि कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योगों में। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके थोड़े से ऑप्शन मिस्टेक लग रहे हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं गलत दे रखे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है, गूगल से कहीं से भी सर्च करके इसका आंसर को, राइट आंसर को कमेंट करिए। ठीक है, चलिए हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद की रचना, जो गीत गोविंद है ये रचना किसकी है। ठीक है, किसने लिखी थी या फिर किसकी है, जयदेव की है, कि समीर की है, कि रवि राय की है, कि हसरत जयपुरी की है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा, जयदेव। यानी गीत गोविंद जो रचना है ये किसकी रचना है, जयदेव की। ठीक है, तो भाई साहब आप लोग 10वें का पहला ऑप्शन टिक लगा लोगे। ठीक है, 10वें का गोला नंबर ए को टिक कर दोगे, इस तरीके से गोला कर दोगे ए नंबर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन देख रहे हैं पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका आंसर बताइए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो विश्व व्यापार जो संगठन था इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, बहुत ही राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का जिनेवा। तो जिनेवा पर टिक लगा लीजिए, जिनेवा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जिनेवा में। यानी ऑप्शन नंबर 11 का सी नंबर यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड यानी 11 नंबर सी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी 12 नंबर क्वेश्चन की, कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1914 में हुआ था। कब, 1914 में हुआ था। तो विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ, तो इसको टिक लगा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर पहला यानी ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो मेरे हिसाब से 95% की 96% की 97.5% कि कौन सा होगा 98%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 97.5% जो है वो समुद्री जल के रूप में, यानी जितना पानी पूरी धरती पर है उसका 97.5 यानी 97.5% पानी समुद्र में है, बाकी 2.5% पानी पीने योग्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध है। तो मोटे अनाज के रूप में ज्वार प्रसिद्ध है, इसको आंख मीच कर टिक लगा लीजिएगा, ज्वार। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ज्वार इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है वो आप सभी लोगों का दिल्ली होता है, इसको टिक लगा लेना मत लगाना, लेकिन याद कर लेना दिल्ली जो आप सभी लोगों का है ये एक संघीय राज्य नहीं है मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं 15 क्वेश्चन आप सभी लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हुए 15 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और इसके बाद बहुविकल्पीय के बाद हम लोग आएंगे वर्णनात्मक प्रश्नों में, यानी 50 नंबर के प्रश्नों में। तो चलिए बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। चलिए तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 का दिल्ली बता दिया था, तो राइट ऑप्शन कौन सा इसका तीसरा सी नंबर हो जाएगा। तो 15 का सी नंबर आप लोग इस तरीके से टिक कर लेंगे यहाँ पर, 15 का सी नंबर। ठीक है, सभी लोग OMR में भाई खरीद लीजिएगा, OMR में प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इससे आपको अच्छा फील होता है, एग्जामिन जैसा फील होता है जैसे कि एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हूँ। ठीक है, तो ऐसा फील होता है आप सभी लोगों को, तो कोशिश करिएगा आप लोग OMR जो है ना इसको खरीद लीजिएगा, 1 रुपये का एक मिलता है केवल। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान की जो 8वीं सूची थी इसमें 22 भाषाओं को, यानी केवल टोटल 22 जो भाषाएं थी उनको क्या दिया गया था, मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 22। ठीक है, 21 या 22 राइट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, 21 या 22 में से कोई एक होगा। तो 22 पर हम टिक लगाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर 3 22 हो सकता हो, 21 हो, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 22 होगा, तो मैंने सी नंबर लगा दिया है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आप सभी लोगों का कब लागू किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा 2005। कब लागू किया गया था, 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है वो राइट हो जाएगा, यानी 17 का ए नंबर ये राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम था, ठीक है, ये जो अधिनियम था ये आप सभी लोगों का 1990 में कि 1995 में कि 1986 में कि 1999 में, तो ये जो आपका बना था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ये 1986 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1986 में। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा मेरे भाई, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 19 और 20 को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है। जो कपास की खेती होती है इसके लिए सबसे उचित भूमि, तो बहुत सारे स्टूडेंट केवल एक ही ऑप्शन को टिक लगा रहे होंगे, काली मिट्टी, और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये दोनों ही मिट्टियों में से काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं। तो मेरे हिसाब से कपास की बात कर रहा है ना, तो कपास के लिए आप सभी लोगों की काली मिट्टी जो होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये ए नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 नंबर प्रश्न की। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। तो मतलब कि कौन सा प्रतिशत है, ठीक है, जो भारतीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। 31 है कि 23 है कि 43 है कि 33 है। तो राइट ऑप्शन पहला यानी 33 ही है। तो 33% जो है ये वन नीति के लिए निर्धारित है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से 20वें का पहला ऑप्शन सही था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। ठीक है, इस तरीके से देखिए OMR सीट में आप सभी लोगों को जो प्रश्न के जो राइट ऑप्शन है आपको इस तरीके से सभी में गोला करनी है।
उम्मीद है अगर आप इस तरीके से कर दोगे और अच्छे से करोगे तो एग्जामिनर होपफुली आपको समझेगा, एक टॉपर स्टूडेंट है और फिर वो आपको उम्मीद है एक अच्छे नंबर, अच्छे हर एक क्वेश्चन में अच्छे नंबर देगा, ज़्यादा चेक नहीं करेगा। और जब चेक नहीं करेगा तो एवरी स्टूडेंट के मुझे पता है 70 में आसानी से 65+ मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। अब स्टार्ट होते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आने वाले वर्णनात्मक प्रश्न। क्या स्टार्ट होते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न जो होते हैं उसको हम लोगों 2 पार्ट में समझना पड़ता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। किसका होता है? लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें आप सभी लोगों को 80 शब्दों में क्या होता है, यानी 80 शब्दों में इसके आंसर देने होते हैं। यानी एक क्वेश्चन करोगे, उसका आंसर लिखोगे तो 80 शब्दों में उसका आंसर दोगे। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो आपको तैयार करने हैं। और गारंटी से कह रहा हूँ जिसने भी इन प्रश्नों को तैयार कर लिया, जो आने वाले जो प्रश्न हैं उनको तैयार कर लिया, तो 101% गारंटी है कि वही प्रश्न आएंगे एग्जाम में जो आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी को अच्छे से तैयार करना है आप सभी लोगों को। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। भारत में राष्ट्रवाद के, चलिए पढ़ते हैं दोबारा, कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कार्यों का लिखा होगा, ये कार्य नहीं होगा, कार्यों होगा ये। ठीक है, तो इसको आप कार्यों कर लेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो कर दोगे तो भाई 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो इसकी जगह करोगे चिपको आंदोलन क्या है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो इस पर सबसे आप लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर लगा लीजिए टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष के लिए? 2025 वर्ष के लिए। ठीक है, अब क्यों लगाओगे? क्योंकि 2025 में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, लगा लीजिए, फिर मत कहना कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं, तो इस प्रश्न को तैयार कर लो। और अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है इतिहास से, और ये जो प्रश्न है आप सभी लोगों का चिपको आंदोलन, ठीक है, ये भी इतिहास का ही प्रश्न है। ठीक है, दोनों इतिहास के ही प्रश्न है, हिस्ट्री के प्रश्न है, बट वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों में से दोनों तैयार कर लोगे, क्योंकि भाई एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरी नहीं कि यही आपके एग्जाम में आ जाए, तो दोनों तैयार कर सकते हो ना। लेकिन अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो यहाँ से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला नोट करेंगे, सेकेंड, कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया। तो जो आपकी वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी, इसने किस प्रकार से, कि जो राष्ट्रीय कंपनियां थीं, ठीक है, कि जो राष्ट्रीय कंपनियां थीं इनको किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में बनाया, मतलब कि राष्ट्रीय से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में किस तरीके से परिवर्तित किया, वो आपको इस प्रश्न में बताना है। तो बताओगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अथवा में देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। क्या की है? अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। तो जब अनेक समस्याएं पैदा की हैं तो भैया इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, और अगर आप पूरा प्रश्न कर दोगे तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड प्रश्न कह रहा है कि जल दुर्बलता क्या है। जल दुर्बलता क्या है, इसकी 3 प्रमुख कारण बताइए। यानी जल दुर्बलता जो होता है इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। अगर आपने इनके कारण को बता दिया तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 कारण बताने हैं और साथ में 1 मार्क्स मिलेगा जल दुर्बलता क्या होती है उसका। ठीक है, कर दोगे भाई 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं आता तो इसको कर लोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों में से लास्ट प्रश्न की। प्रश्न है 4 मार्क्स का। ठीक है, कि पूछा गया कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अथवा में दिए गए प्रश्न की कि भारत में जाति प्रथा को राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 के 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो जाति प्रथा है इसके हिसाब से, यानी जाति प्रथा जो चल रही है
इसके चलते राजनीति एवं समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक क्वेश्चन है, सामाजिक जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। करोगे तो 4 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ोगे तो जानकारी भी होगी आपको, सामाजिक जानकारी। ठीक है, तो 4 प्रश्न आपके यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। जैसे कि आपका वर्णात्मक फर्स्ट था जिसमें से लघुत्तरीय पूछे गए थे, यहाँ वर्णात्मक सेकंड है। ठीक है, वर्णात्मक सेकंड जिसमें से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको 150 शब्दों में लिखने हैं। कितने? 150 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अगर आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा अब वर्णात्मक वाले, विस्तृत उत्तरीय वाले, उन सभी को तैयार कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा होते नहीं, और जितने भी होते हैं वो हर एक पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न बताऊँगा सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 5 है, यानी कि लघुत्तरी तो हो चुके थे, दीर्घ उत्तरी चल रहे थे। तो प्रश्न नंबर 5 है दीर्घ उत्तरी का, कि जातिवाद क्या है। ठीक है, जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो जातिवाद क्या है, तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है, तो इसको बता दोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या है, इसको पूरे को बता दोगे तो 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। टोटल कितना मार्क्स मिलेगा आपको? 6 नंबर मिलेगा। अब इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में 100% आ जाएगा ये प्रश्न। अब देखो, अथवा में कौन सा प्रश्न पूछा गया? अथवा में पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कार्यों, कर्म नहीं कार्यों, ठीक है, कार्यों, तो कार्यों की समीक्षा कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का ये था। दोनों में से जो आता है वो कर दोगे, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, यानी जो राजनीतिक दल होता है इसका क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। क्या कीजिए? विवेचना कीजिए। तो मतलब राजनीतिक दल क्या होता है, सबसे पहले इसको बता देना है। बता दो कि 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। और साथ में अगर लोकतंत्र में इसकी, यानी जो लोकतंत्र होता है इसमें राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है उसको बता दोगे तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न जो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैसा है ये? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अथवा में देखिए प्रश्न पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? इसके 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अथवा में प्रश्न पूछा गया, कर लोगे तो 6 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बचे हुए प्रश्न 7 और 8 बचे हुए हैं। टोटल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय में, जिसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलता है? 6 18 प्रश्न, 18 नंबर। ठीक है, 4 नंबर पूछे जाते हैं, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न, तो 4 चक्कू 16 नंबर आपको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर मिलेंगे, कर दोगे। ठीक है, रोजगार की संगठित तथा असंगठित, यानी संगठित तथा असंगठित लगा लीजिए, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर कीजिए। कम से कम 6 अंतर तो करना ही करना। ठीक है, तभी 6 नंबर मिलेंगे। संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों का आ चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे, और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2024, 23, 22 लगातार पूछा गया है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स का प्रश्न है। इसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन। तो उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, और हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो मानचित्र के प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए मानचित्र में कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं करने हैं, वो मैं आपको पहले बताऊँ, बाद में बताऊंगा। लेकिन जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में मानचित्र के, वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो सारे मानचित्र के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से हल करना है। ठीक है, सबसे पहला मानचित्र का प्रश्न है कि देखो, पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको 9A में जो प्रश्न है वो आपके इतिहास के हैं, किसके हैं? हिस्ट्री के हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो आपके प्रश्न है वो हिस्ट्री के हैं, ठीक है। यहाँ जो आपके प्रश्न है वो भूगोल के हैं, ठीक है। किसके? भूगोल के यानी इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 9A यानी हिस्ट्री के प्रश्नों की। तो वह स्थान जहाँ चोरी चौरा कांड हुआ, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, वह स्थान जहाँ चोरी चौरा कांड हुआ तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं गोरखपुर। क्या कहते हैं? गोरखपुर। तो गोरखपुर में क्या हुआ था? चोरी चौरा का कांड हुआ था। फिर सेकंड प्रश्न है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो असहयोग आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके चलते असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो वो आपकी जो घटना थी वो चौरी चौरा की घटना थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका पहले वाले का राइट ऑप्शन आपको लोगों का हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन गोरखपुर हो जाएगा। दूसरे वाले का राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा चौरी चौरा, ठीक है। मेरे पास अभी मैप नहीं है, वरना मैं आपको मैप में सारे क्वेश्चन करके बताता, ठीक है। तीसरे वाले का राइट ऑप्शन हो जाएगा वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो आपका लाहौर था, ठीक है। क्या होता? लाहौर। इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी वह स्थान जहाँ नील की खेती वाली किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो उसको हम लोग कहते हैं चंपारण। चंपारण कहाँ पे? बिहार में। तो जहाँ पर नील की खेती होती थी वहाँ पर ये आपका चंपारण था, ठीक है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो नागपुर में हुआ था। जब 1920 अगर पूछ दे तो आप नागपुर में लगाओगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो नागपुर हो गया, चंपारण हो गया, लाहौर हो गया, चौरी चौरा, गोरखपुर, ये सारी चीज़ें कहाँ पर किस राज्य में हुई थी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको मैं मैप वर्क कराऊंगा। अभी बस इतना ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर केवल याद रखिए बस। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो भैया सभी लोगों को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। कौन होता है? उत्तर प्रदेश। तो आप लोग यूपी वाले होंगे। और देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास मैप नहीं है, आपको इस वाले चिन्ह से, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है, ठीक है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह से दर्शाएंगे। तो यूपी होता है, तो इसको राइट ऑप्शन आप लोग यूपी में लगाओगे, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो आप सभी लोगों का गुजरात है, ठीक है। गुजरात है, जिसको आप लोग किसी ना किसी चिन्ह द्वारा दर्शाओगे। चिन्ह नहीं दिया गया फिलहाल। तो भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है जो कि आपका नरोर, कौन सा है? नरोर परमाणु ऊर्जा, कौन सा? नरोर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका ऑप्शन, नरोर परमाणु ऊर्जा, ठीक है, केंद्र, जो कि आपका यूपी में स्थित है। कहाँ पे है? यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर है हीरा कुंड। हीरा कुंड, ठीक है, हीरा कुंड। तो हरी कुंड नहीं होता है, हीरा कुंड होता है, हीरा कुंड, ठीक है, हीरा कुंड। तो हीरा कुंड जो बांध है, इसको इस वाले चिन्ह से दर्शाइए और बताइए कहाँ पर है। तो हीरा कुंड बांध आपका कहाँ पर है। फिर गोदावरी नदी कहाँ पर है, आपको ये बतानी। तो मेरे हिसाब से गोदावरी नदी जो आप सभी लोगों की होती है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के नीचे से होकर के जाती है, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल के जो नीचे राज्य आता है उससे होकर के ये नदी आपकी गुजरती है। तो एक नंबर के सारे प्रश्न आप सभी को यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 10 नंबर का मानचित्र आता है। तो इस तरीके से 5 नंबर आपको इतिहास के और 5 नंबर आपको भूगोल के मिलते हैं। और टोटल 10 नंबर का मानचित्र आता है और टोटल 60 नंबर का आपका बहुविकल्पी और वर्णात्मक आता है। तो इस तरीके से देखिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और इस कोड को याद कर लीजिए, सेट के कोड को आप लोग याद कर लीजिए, 801 HN। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था जिसको मैंने आपको बताया। उम्मीद है पेपर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके के सभी इंपॉर्टेंट पेपर को देखने के लिए 100 में मतलब कि 70 में 70 लाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।